दोस्तों, एक तरफ जहां पर रूस और यूक्रेन की वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, वहां पर कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो आशंका जता रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर अंदर चीन एक बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश करेगा ताइवान के ऊपर में। और वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा यूएस और चीन के बीच में। और ये अभी एक सीक्रेट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर में जो यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट जो जनरल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो कमांड है उसके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही ये ऐसी एक रिपोर्ट आई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो बार बार ये अंदेशा जताती है कि आने वाले समय में चाइना और यूएस के बीच में वॉर होगी। अब वो टाइम को लेकर हमेशा क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि किस समय पर हो सकती है। कोई कहता है 1 साल में हो सकती है, कोई कहता है 2 साल में हो सकती है, कोई कह सकता है 3 साल में हो सकती है। लेकिन इसको लेकर किसी के बीच भी डाउट नहीं है कि चीन और यूएस के बीच में क्या होगी, वॉर होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि ये इम्पॉसिबल सा लगता है। कई सारे लोग 1 साल पहले ये भी कहते थे कि 21st सेंचुरी के अंदर में तो वॉर इम्पॉसिबल है। और हम अपने सामने देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। तो एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो आखिर डिटेल में जानेंगे और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड भी जानेंगे कि चीन और ताइवान का इशू क्या है, क्या चीन और यूएस की वॉर का इम्पैक्ट भारत के ऊपर में भी पड़ेगा और भारत इससे कैसे आगे उभर सकता है। इन सब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही एक खास इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी चाहिए। महज 27,000 रुपये में आपको यूपीएससी का एक डिटेल्ड कोर्स मिल रहा है, जिसके अंदर में ना सिर्फ आपको कोर्स मिल रहा है, मेंटोरशिप मिल रही है आपको यहाँ पर, सी सेट की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। तो आप इसको लेट मत करिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक रहने वाला है। PRT लाइव कोड यूज करके आप इसके अंदर में एनरोल करिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो ताइवान वाला मामला है वो अक्सर कई बार क्या करता है, रूस, चीन, क्या नाम है आपका, यूएस, भारत, इन सभी को एक डायलेमा में रखता ही रखता है। लेकिन खास तौर पे जो ताइवान वाला इशू है वो चीन और अमेरिका को आमने सामने कई बार लाकर खड़ा कर चुका है। जैसे पिछले ही साल हमने देखा जहां पर जो यूएस की जो स्पीकर हैं वो ताइवान गई और ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन हो गई कि वॉर हो ही जाएगी, ऐसा माहौल उस समय पर क्रिएट हो चुका था। तो अगर न्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाए तो अमेरिका के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड 4 स्टार जनरल ने जो अपनी जो यूएस की जो आर्मी है, जो उनके कमांड में 1 लाख से ज्यादा जो ट्रूप्स थे, उनको वार्न किया कि आप तैयार रहिए, चीन के साथ में अगले 2 साल में कभी भी वॉर हो सकती है। और ऐसा उन्होंने ही नहीं, कई सारे और भी एक्सपर्ट हैं, जैसे कई सारे अंदेशा के अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं। कई लोग लॉजिक ये दे रहे हैं कि ताइवान के अंदर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो 2024 में होने वाले हैं और इसके कारण में शी जिनपिंग साहब वहां पर क्या कर सकते हैं, चीन क्या कर सकता है, इन्वेड कर सकता है। और अगर आप शी जिनपिंग साहब की अगर बहुत सारी स्टेटमेंट भी देखेंगे, वो बार बार ये कहते हैं कि ताइवान उनका इंटीग्रल हिस्सा है और ये उनको क्या है, लेकर ही रहना है। इवन अगर आप देखें तो यूएस के अंदर में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 2024 में, भारत में भी क्या है, जो लोकसभा के इलेक्शन है 2024 में। तो एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड काफी क्या रहने वाला है, डिस्ट्रैक्टेड रहने वाला है। और ये अपने आप में एक रीजन दे सकता है, एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, ताइवान के ऊपर में क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। जैसे आप चीन की अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें, चीन के अंदर में शी जिनपिंग साहब की जो कैपेसिटी है और जो उनकी लीडरशिप है उसको भी क्वेश्चन किया जाने लग गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर आप क्लोजली मैप को देखें तो ये हमारा ताइवान है और इसे फॉर्मोसा स्ट्रेट बोलते हैं, इसको ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आ भी सकता है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, जब पेलोसी जी जो हैं, क्या नाम है, जो यूएस की जो वहां की स्पीकर हैं, वो यहां पर गई थी, तो ये पूरे इस रीजन को क्या किया था, चाइना ने क्या किया था, अपनी जो नेवी है उससे क्या किया था, ब्लॉक कर दिया था। तो ये उस समय पर ऐसा लगा था कि कितना बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ में यहाँ पर आप नॉर्थ कोरिया को मत भूलिए, वो अलग से लगातार क्या करता रहता है, वार्निंग देता रहता है कि भाई साहब वॉर के लिए तैयार रहिए। वहां पर अगर आप देखें तो जापान, क्योंकि चाइना का जो आदर्शन है वो इतना ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है कि जापान भी अपनी क्या कर रहा है,
पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अपने मिलिट्री के ऊपर में क्या कर रहा है, वहां पर पैसा खर्च कर रहा है। एक देखिए यहाँ पर ल्यूजॉन स्ट्रेट, इसको नोट करके रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक जो कॉन्फ्रंट्रेशन का एक और इशू है, क्या है, साउथ चाइना सी भी है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले एक बार हम जो ताइवान वाला इशू है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इवन जैसी ये रिपोर्ट आई तो चाइना लगातार क्या करता है, उसको खंडन करता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो प्रिपरेशन है वो क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में या इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, सामने जाए। और जैसा मैंने आपको बताया कि टाइमिंग को लेकर प्रेडिक्शन जो है वो भले ही क्या है वेरी कर सकती है, लेकिन इस प्रेडिक्शन को कोई नकार नहीं रहा है कि आने वाले समय में चाइना क्या करेगा, ताइवान के ऊपर में अटैक करेगा ही करेगा, वहां पर इन्वेजन करेगा ही, इन्वेट करेगा ही करेगा। जैसे आप देखिए एक रिपोर्ट है, CSIS की रिपोर्ट है, जो कहती है फर्स्ट बैटल ऑफ द नेक्स्ट वॉर, जिसके अंदर में कहा जाता है कि चाइना एम्फीबियस इन्वेजन कर सकता है ताइवान के अंदर में, जहां पर चीन की नेवी और यूएस की नेवी भी क्या करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जब ये सिचुएशन हुई थी तो आपको ध्यान होगा कि यूएस ने अपने जो स्पेसक्राफ्ट हैं और जापान में जो अपनी पोजीशन है, अपनी जो साउथ कोरिया में पोजीशन, उसको कितना स्ट्रेंथन कर दिया था ताइवान के अंदर में डायरेक्ट। और इवन बाइडेन साहब से एक बार पूछा भी गया था, बाइडेन साहब से पूछा गया कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, जो हमसे हो सकता है हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे ताइवान को बचाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको मैप में बता दिया है कि ये देखिए आप ताइवान, और ये भारत से कितना करीब है, तो इसका जो भी यहां पर अगर इशू होगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत के ऊपर में भी पड़ेगा। क्योंकि अगर यहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इस रीजन के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और हमारे क्लोज अलायंस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर ही देखने को पड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व है उसकी बॉर्डर हमारे साथ में क्या लगती है, डायरेक्ट लगती है, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी हमारे ऊपर में। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ताइवान और चीन का इशू बताने की कोशिश करूं तो छोटा सा अगर समझा दो, वैसे कहानी बहुत लंबी है। ये समझिए कि ताइवान जो है हमेशा से क्या रहा, चाइनीज कंट्रोल में रहा, ठीक है। एक डायनेस्टी थी, क्विंग डायनेस्टी, उसके अंडर में हमेशा से रहता था। लेकिन ये जापान के पास चला गया क्योंकि चाइना ने एक वॉर हारी, जो चीन और जापानीज वॉर हुई थी 1895 के अंदर में। तो 1895 के अंदर में किसके पास चला गया, जापान के पास चला गया। अब आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में कौन हारा था, जापान हारा था। तो जैसे ही जापान हारा तो चीन के पास में क्या होगा, दोबारा से कंट्रोल आ गया किसका, आपका ताइवान का। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहा, जैसे ये कंट्रोल आया यहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर छिड़ गई। और सिविल वॉर किसके बीच में, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में। अब आप सभी जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट हैं वो क्या है, जो अभी आप चाइना पढ़ते हो उसको क्या है, कंट्रोल करते हैं। और जो नेशनलिस्ट हैं वो कहां चले गए, ताइवान में चले गए 1949 के अंदर में। और तभी से ही जो नेशनलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ताइवान को। लेकिन किसका, चाइना का ये कहना है कि जो ताइवान है वो सिर्फ अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, देश का हिस्सा किसका है, चाइना का ही है, वो अलग देश नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एक सेपरेट देश के नाते, क्योंकि चीन का डिप्लोमेटिक प्रेशर उनके ऊपर में है। और इवन भारत के भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ में नहीं है। तो ये भी चीज आप क्या है, कनेक्ट करते रहिए, ये पूरा इसका बैकग्राउंड इशू है। और चाइना हमेशा से कहता है कि हम ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, हमारा अभिन्न हिस्सा है, हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से रीगेन करेंगे। लेकिन इसमें गेम क्या आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और आइडियोलॉजी को लेकर सारी की सारी गेम चलती है। इस विश्व के अंदर में जो भी डिस्प्यूट इस समय पर चल रहा है, एक आइडियोलॉजी और एक रिलीजन को लेकर, इन्हीं दो चीजों के ऊपर में क्या है, डिस्प्यूट चल रहे हैं। आप अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस समय देखने की कोशिश करें तो ताइवान क्या है, उसने डेमोक्रेसी को अपनाया। और डेमोक्रेसी को जैसे ही अपनाया तो यूएसए ने उसको क्या किया, क्लियरली सपोर्ट कर दिया। और जब यूएसए ने उसको सपोर्ट किया तो उसने कहा कि डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हमें जो भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, हम क्या करेंगे, ताइवान को पहुंचाएंगे। और ताइवान की हेल्प करते करते हम इतने आगे तक बढ़ गए, यूएसए इतना आगे तक बढ़ गया कि बहुत क्लोज अलायंस हो गया। तो यहां पर अब ताइवान को मतलब उसकी उस सॉवरेनिटी को बचाना एक तरीके से जिम्मेदारी किसकी है, यूएसए की भी जिम्मेदारी है, ऐसा यूएसए अपने आप को समझता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इशू यहीं तक ही सीमित नहीं है। जैसे साउथ चाइना सी में अभी रिसेंटली ही न्यूज चल रही है, पिछले एक वीक से अगर देखेंगे आप, कि चाइना और फिलीपींस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। वहां पर भी एग्रेशन चल रहा है, अपने एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के उसमें वहां पर उड़ा दिया पूरा का पूरा। वहां पर देखिए आप, कई सारे लोग इंडिया को भी क्या कहते हैं, वार्न करते हैं कि इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। और अगर ताइवान पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे देश पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इवन देखिए इंडिया और चाइना की वॉर हो सकती है, ऐसा कई सारी जो एजेंसीज हैं वो क्या है, लगातार इंटेलिजेंस अपनी देती रहती हैं।
तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। कब होगा ये नहीं पता, लेकिन इसके होने के सबसे ज्यादा क्या है चांसेस रहेंगे। अब जो मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी, ये जो सी है ये क्या है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज में रिच है। यहां पर रिसोर्सेज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम का रिसोर्सेज आप देखेंगे, गैस के रिसोर्सेज, इवन नेचुरल रिसोर्सेज भी, कई सारे मिनरल्स यहां पर अवेलेबल हैं। तो इस पूरे रीजन को क्या है चाइना कहता है ये मेरा है, पूरा मेरा है, आपका कोई लेना देना इससे नहीं है, आप ये पूरा मेरा। जैसे इसके अंदर पारासेल आइलैंड है, स्कारबोरो आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, ये कहता है इसके अंदर में 9 डैश लाइंस बनाई और कह दिया सब कुछ मेरा है इस, ठीक है, इसके अंदर में कहता है ये सब कुछ मेरा है। तो ये क्या है, ये इसके कारण में वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनाई हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, अब ये क्या करते हैं इस रीजन के अंदर में अपने क्लेम करते हैं। अब इसके कारण ये क्वेश्चन वैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, 9 डैश लाइन, ठीक है। तो ऑलरेडी यहां से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और आपको पता होना चाहिए 9 डैश लाइन कहां से रिलेटेड, साउथ चाइना सी से रिलेटेड है और उसके कारण में कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना कहता है पूरा हमारा है, फिलीपींस कहता है भाई साहब हम कहां गए, हम कहां जाएं, ब्रुनाई कहता है हम कहां चले जाए, मलेशिया कहता है हम कहां चले जाए, वियतनाम कहता है हम कहां चले जाए, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास, हमें भी जरूरत है ना, सिर्फ आपको ही जरूरत नहीं है। इस कारण से इस रीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना रहता है। यहां पर चीन क्या अपने सीक्रेट बेसिस बना रहा है, लगातार यहां पर अपनी आर्मी को तैनात कर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए यूएस भी अपने आर्मी को यहां पर नेवी को तैयार करता रहता है, तैनात करता रहता है। अब एक और चीज समझिए कि चाइना धीरे धीरे क्या है इकोनॉमिक लेवल पर भी क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। अब इकोनॉमिक लेवल पर परेशान होगा, वहां की लीडरशिप पे अगर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो क्या है इस रिस्क को, इसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करेगा, यूएस के साथ में वॉर में जाने की कोशिश करे, क्योंकि जब भी ताइवान का इश्यू होगा तो यूएस क्या है डायरेक्ट आएगा ही आएगा। और जब इकोनॉमिक एस्केलेशन होगा, इकोनॉमिक लेवल पर उसको परेशानी होगी, तो आप ये समझिए कि चाइना क्या है काउंटर नहीं कर पाएगा यूएसए को। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है जिसके कारण में क्या है ये वॉर हो सकती है। तो चाइना धीरे धीरे आप देखिए लगातार साउथ चाइना सी में और एग्रेसिव होता जा रहा है। वहां पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके ऊपर में क्या है अपने बेसिस बनाता जा रहा है और इसके कारण में वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनाई सभी को क्या है वहां से परेशानी रहती है। और चीन भले ही सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो अभी यूएस के मुकाबले नहीं है, लेकिन आप उसकी नेवी को नकार नहीं सकते। सबसे ज्यादा वॉरशिप्स हैं उसके पास में। वो बात अलग है कि यूएस वर्ल्ड के अंदर में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो खर्चा करती हैं, जो इंपोर्ट करती हैं, उनके बराबर का अकेले यूएस खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर में। ये सिप्री की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बताता है कौन सा देश अपनी सिक्योरिटी पे कितने रुपए खर्च कर रहा है। तो बताता है कि 39.5%, जो जितना भी खर्च होता है उसका 39.5% यूएस क्या करता है अपने डिफेंस के ऊपर में खर्च करता है। जो नेक्स्ट 10 कंट्रीज का क्या है ओवरऑल क्या है कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड, लेकिन उसकी नेवी को आप नकार नहीं सकते। ये सबसे बड़ा क्या है इशू है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसका सबसे बड़ा क्या है इंपैक्ट ये पड़ेगा, क्योंकि यूएसए एंड इंडिया के जो रिलेशंस हैं काफी ज्यादा क्या हो रहे हैं स्ट्रांग हो रहे हैं इस समय पर। और अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएसए जरूरत चाहेगा कि क्या ना भारत भी क्या करे, इसमें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर ले। इंडिया और जापान के रिलेशंस भी क्या है काफी अच्छे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस में जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये क्या है एक्ट इस पॉलिसी के तहत में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारे रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो इंडिया के ऊपर में क्या पड़ेगा, ये असर पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में डायरेक्ट क्या पड़ेगा, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत कुछ क्या है डिपेंडेंट है इस रीजन के ऊपर में इंपोर्ट में, उसके लिए भी हमारे ऊपर। प्लस में चाइना के साथ में हमारी क्या लगती है डायरेक्ट बॉर्डर भी लगती है, तो ये भी क्या है अगर दूसरे फ्रंट में कुछ होगा तो चीन उसको कंपनसेट करने की, उसको क्या है थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए नेक्स्ट फ्रंट पे कोई ना कोई इशू जरूर क्रिएट करेगा। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा आप जानते हैं कि नेटो लगातार ये कह रहा है कि अब हमारा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में रहने वाला है, और अगर नेटो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में आएगा और इस रीजन के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो उसका क्या है डायरेक्ट इंडिया की पीस और उसकी सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर में पड़ेगा। तो इस सेशन को मैं यहां पर भी ओपन एंडेड एक डिस्कशन छोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट करें और बताएं कि अगर अभी यहां पर इस रीजन के अंदर में वॉर होती है तो इंडिया की क्या पोजीशन रहनी चाहिए और क्या रहेगी,
उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज, उसके रीजन आप जरूर बताएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके आंसर्स मुझे पसंद आए और मैं लिखूंगा भी उसके ऊपर। मैं आप जितने कमेंट्स करेंगे मैं उनको जरूर देखूंगा। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया। अगर सेशन को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।